ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कंफर्ट जोन। एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर के वाटर वाले पार्ट के हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इसके पहले, जैसे कि सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, शैलो वेल और डीप वेल में डिफरेंस, सैनिटरी वेल, वाटर प्योरिफिकेशन, इंडिकेटर्स ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, वाटर वॉश डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज, डिजीजेस ऑफ वाटर। उसके अंदर हमने वाटर बॉर्न डिजीज देखा था, वाटर वॉश डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज। वाटर पॉल्यूशन के अंदर हमने इंडिकेटर्स देखा था। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हमने देखा था, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में क्या क्या होते हैं। उसके बाद लार्ज स्केल के अंदर हमने देखा था स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर के अंदर हमने वाइटल लेयर भी पढ़ा था। स्लो और रैपिड सैंड फिल्टर का डिफरेंस भी हमने देखा था। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, क्लोरिनेशन, ओजोनेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस। क्लोरिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, क्लोरीन डिमांड देखी थी हमने, कॉन्टैक्ट पीरियड देखा था हमने, और उसके अलावा हमने फ्री रेसिडुअल क्लोरीन भी देखा था। ठीक, हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन या स्मॉल स्केल पे प्योरिफिकेशन पूरा देखा था। फिर स्टेप्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वेल देखा था, उसके तहत हमने डबल पॉट मेथड और हॉरॉक्स सेपरेटस देखा था। हॉरॉक्स सेपरेटस का हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ठीक, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्डनेस ऑफ वाटर देखा था। फिर हमने हार्डनेस ऑफ वाटर के अलावा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखा था, उसके तहत हमने माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वाटर हार्वेस्टिंग देखा था, और फिर स्विमिंग पूल सैनिटेशन देखा था। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स आप चैनल की जब प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको वाटर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारे एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज कंफर्ट जोन। इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, दैट इज मैक आर्डल्स मैक्सिमम अलाउबल स्वेट रेट। तो ये भी हम देखेंगे। ठीक, तो भाई सबसे पहली चीज, कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? कंफर्ट कब फील करते हो? कंफर्ट मतलब आप एकदम आराम से हो, आपको बहुत गर्मी भी नहीं लग रही है, बहुत ठंड भी नहीं लग रही है, कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा, दैट इज आप कंफर्टेबल हो, कंफर्ट जोन में हो। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई कंफर्ट जोन कहते किसको है, डेफिनेशन क्या होती है, तो कंफर्ट जोन हम उस इफेक्टिव टेम्परेचर को, याद रखना यहाँ जो वर्ड यूज किया है इफेक्टिव टेम्परेचर, हम आगे आने वाली स्लाइड में समझेंगे इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है। लेकिन ऐसा इफेक्टिव टेम्परेचर जहां ज्यादातर लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको याद रखना। पहली चीज, इफेक्टिव टेम्परेचर, ना कि टेम्परेचर। ऐसा इफेक्टिव टेम्परेचर, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जहां ज्यादातर अडल्ट लोग, ज्यादातर बोला हमने, ज्यादातर अडल्ट लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। ये ज्यादातर शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि कई लोग होते हैं ना, ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनको, फॉर एग्जाम्पल हम गर्मी की बात करें तो हमने टेम्परेचर को करीब 25-26 कर दिया, वहां पे लोग आराम से कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं, नहीं भाई साहब हमको 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तभी हम कंफर्टेबल फील करेंगे, तो वो ये मेजोरिटी के बाहर आते हैं। इसीलिए कीवर्ड याद रखना, ज्यादातर अडल्ट्स जिस इफेक्टिव टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करें उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। ठीक है, ज्यादातर अडल्ट्स जिस इफेक्टिव टेम्परेचर पे, इफेक्टिव शब्द यूज किया, इफेक्टिव टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करें उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। अब एक और सवाल आता है जहन में हमारे कि भाई साहब ये कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, ये कंफर्टेबल कंडीशंस क्या होती हैं? तो कंफर्टेबल कंडीशंस क्या होती हैं उसको भी देख लेते हैं। कंफर्टेबल कंडीशंस उनको कहते हैं जब एक इंसान या जब एक पर्सन एक अच्छा बैलेंस बना के रखे, प्रोडक्शन ऑफ हीट और लॉस ऑफ हीट उसकी जो बॉडी में हो रहा है, तब क्या होता है कंफर्टेबल कंडीशन? जब एक इंसान प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट में अच्छा बैलेंस बना के रखे, जब उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो और कोई स्वेटिंग ना हो रही हो। बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे, ठीक है? कंफर्टेबल कंडीशन क्या होती है? कंफर्टेबल कंडीशन वो होती हैं जब एक इंसान अपनी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको, और हीट लॉस हो रही है उसको,
आराम से उन दोनों के बैलेंस को बना के रखे, जबकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे और कोई भी स्वेटिंग ना हो रही हो। ठीक। प्रोडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या है? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। लॉस ऑफ हीट का मतलब क्या है? इवापोरेट हो रही है या फिर स्वेटिंग वगैरह हो रही है, उससे हम हीट को बाहर निकाल रहे हैं शरीर से। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा है और उसका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल है और कोई भी पसीना वगैरह नहीं निकल रहा है, तब कहेंगे कंफर्टेबल कंडीशन है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम आराम से कमरे में बैठे हैं, अच्छी खासी हवा चल रही है, हमारे शरीर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हमारे शरीर से हीट लॉस भी होती जा रही है, क्योंकि हवा चल रही है। हमने अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन करके रखा है और कोई पसीना सीना नहीं निकल रहा है। तभी तो कहेंगे कि भैया आराम से कंफर्टेबल होके बैठे हैं हम, है ना। अब वहीं अगर खिड़कियां बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होने लगेगी, लेकिन हीट लॉस उतने अच्छे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हवा हवा नहीं चल रही है। अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि गर्मी लग रही है। अब बढ़ने लगेगा तो स्वेटिंग भी होने लगेगी। तो क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो भाई पसीना निकलेगा, जिससे टेम्परेचर मेंटेन कर सके। क्या इसको कंफर्टेबल कहेंगे? नहीं। कंफर्टेबल किसको कहेंगे? कि भैया हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस आराम से उन दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी हमने मेंटेन किया हुआ है, जबकि कोई भी स्वेटिंग नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन को कंफर्टेबल कंडीशन कहेंगे। समझ गए? तो कंफर्ट जोन जब आप समझाते हो ना डेफिनेशन, तो फिर आपको कंफर्टेबल कंडीशंस भी समझाने आना चाहिए। कब कहेंगे कि कंफर्टेबल कंडीशंस है किसी इंसान के लिए? अब भाई साहब कंफर्टेबल कंडीशन समझ लिया है, तो डिस्कंफर्ट किसको कहते हैं वो भी समझ लो, है ना। आपको कंफर्टेबल बोल रहे हो अगर, तो वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। अगर कंफर्टेबल समझा दिया है भाई साहब, तो डिस्कंफर्ट भी समझा दो। तो डिस्कंफर्ट क्या कहते हैं? डिस्कंफर्ट, पहली चीज याद रखना है, ये एक सब्जेक्टिव सेंसेशन होता है। जब इंसान एक्सपीरियंस करता है, ये सब्जेक्टिव सेंसेशन होता है जो एक इंसान एक्सपीरियंस करता है एक इल वेंटिलेटेड या क्राउडेड रूम में। याद रखना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। सब्जेक्टिव सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से कहेंगे कि डिस्कम्फर्ट है। कई लोगों को एक कमरे में घुसा दो और 50 लोग के साथ भी बिठा दो, वो कंफर्टेबल है, अरे कोई टेंशन नहीं है, हमको अपना तो रोज का है। जबकि कुछ लोगों को, हे भगवान, इतने सारे लोगों के बीच मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ये एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है, ठीक है। एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है जब जो कि इंसान एक्सपीरियंस करता है जब वो किसी इल वेंटिलेटेड या फिर ओवर क्राउडेड या क्राउडेड रूम में होता है, ठीक है। तो डिस्कम्फर्ट क्या है? ये एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है जो एक इंसान महसूस करता है जब वहां का वातावरण अच्छा खुला खुला सा नहीं होता है, हवा अच्छे से ट्रेस पास नहीं हो रही है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, ऐसे कमरे में बैठा हो और जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, जगह भी कम हो, वो एकदम ठूस ठूस के भरे हो, इस टाइप के कमरे में उसको बिठा दो। तब जब वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, तब उसको कहेंगे कि भैया एक आदमी या इंसान डिस्कम्फर्टेबल है। समझ गए? तो ये तीन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। कंफर्ट जोन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब कंफर्ट जोन समझा दिया तो कंफर्टेबल कंडीशन समझाते आना चाहिए और डिस्कम्फर्ट समझाते आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज तो सबसे पहले भैया कंफर्ट जोन में आपको पता होनी चाहिए। अब हमने देख लिया कि भैया कंफर्टेबल फील कर रहा है, कोई ऐसा टेम्परेचर जिसमें प्रोडक्शन और हीट लॉस में बैलेंस मेंटेन करके रखा है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर में कहेंगे कि कंफर्ट जोन में है या कंफर्टेबल है। तो उसको अगर देखा जाए तो हम दो तरह से बता सकते हैं, या तो डिग्री सेंटीग्रेड में या तो डिग्री फ़ारेनहीट में। ज्यादातर हम इंडिया में डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज करते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो देखो, अगर 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है ना, तो आराम से प्लीजेंट और ठंडा ठंडा महसूस करके, हाँ यार अच्छा वातावरण है, बढ़िया है और अच्छा ठंडा ठंडा भी है। अगर वहीं थोड़ा सा और बढ़ा दो आप टेम्परेचर, दैट इज 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, तो भी बढ़िया कंफर्टेबल महसूस करेगा। हल्की हल्की ठंडक भी लगेगी उसको और कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो 20 से 25 में भी बढ़िया है, कंफर्टेबल भी है बंदा और ठंडा ठंडा भी महसूस कर रहा है। वहीं थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा दो, यानी कि 25 से 27 के बीच में कर दो, तो भाई साहब बंदा
कंफर्टेबल रहेगा, ना उसको ज्यादा ठंडा लग रहा होगा, ना उसको ज्यादा गर्म लग रहा होगा, एकदम कंफर्टेबल भाई साहब, एकदम आराम से कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि हाँ भैया, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, आई एम कंफर्टेबल 25 से 27 में। वहीं थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दो, 27 से थोड़ा सा बढ़ा, अगर 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो अब कंफर्टेबल नहीं, अब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, और थोड़ा सा हॉट भी लगेगा उसको कि हाँ यार, हॉट और अनकंफर्टेबल हो गया है अब थोड़ा। 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंचेगा, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो बोलेगा यार अब तो गर्म लगने लगा है, बहुत गर्मी लगने लगी, एक्सट्रीमली हॉट टाइप का लगने लगा है, भाई साहब एसी चालू कर दो यार। उसके बाद अगर 30 से भी ऊपर कर दिया, अब तो इनटॉलरेबली हॉट हो गया, पंखे चालू कर दो, खिड़कियां खोल दो, या फिर एसी चालू कर दो, हमसे ना हो पाएगा। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो भैया इनटॉलरेबली हॉट। ठीक, तो ये टेबल याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंफर्टेबल जोन या कंफर्ट जोन में कब रहेगा, या कंफर्टेबल कब रहेगा, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कंफर्टेबल जोन आती है। तो ये याद रखना कि भैया कंफर्टेबल जोन कब है, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अगर तुम ऐसे भी याद करना चाहो, तो नॉर्मली अगर तुम बात करो कि बंदा 18 साल की उम्र में अगर फ्रेशर है, अच्छा पढ़ता है, तो एमबीबीएस में घुस जाता है। ठीक है, एमबीबीएस में घुस जाता है, फिर करीब 24 साल की उम्र तक, वो 23-24 साल की उम्र तक करीब वो कर लेता है कि भैया एमबीबीएस उसका खत्म हो जाता है। उसके बाद अब उसकी असली लाइफ शुरू होती है, दैट इज 25, और उसके बाद जब वो एमएसएमडी करना शुरू करता है, तो 25 से 27 के बीच में आराम से कंफर्टेबल हो जाता है कि भाई साहब अब तो लाइफ सेट हो गई है, हमारा एमएस या एमडी चल रहा है, हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, अब हम फिजिशियन बनेंगे या सर्जन बनेंगे या जो भी बनेंगे, अब हम कंफर्टेबल हो गए हैं लाइफ के साथ। तो एक्चुअली अगर अच्छा पढ़ने वाला भी है तो 25 से 27 तक कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनका ग्रेजुएशन हो जाता है 25 से 27 तक, और फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ भैया अब हम एमएसएमडी वगैरह करने वाले हैं, अब थोड़ा सा हम कंफर्टेबल हो गए लाइफ में, अब सेट होने वाली है लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम पीजी में घुसो तो समझ में आएगा, तब तो असली जिंदगी शुरू होती है। तो हालांकि 25-27 ऐसे याद रख सकते हो। ठीक, तो ये हो गई आपकी कंफर्ट जोन की डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर वहीं डिग्री फ़ारेनहीट की बात करें, तो 77 से 80 यानी 77 से 80 डिग्री फ़ारेनहीट पे आप कहोगे कि हाँ भैया कंफर्ट जोन में बंदा है। ठीक, तो कंफर्ट जोन समझ में आ गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें, तो कंफर्टेबल कब होगा आदमी, आदमी कंफर्टेबल होगा 25 से 27 के बीच में कि हाँ भाई अब सेट हो रही है, तो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंफर्टेबल जोन कहते हैं, कि कंफर्ट जोन कहते हैं, कंफर्टेबल है। अगर डिग्री फ़ारेनहीट की बात करें तो 77 से 80 डिग्री फ़ारेनहीट पे कंफर्ट जोन में है, ये कहते हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपका कंफर्ट जोन अगर आप इंडिया की बात करो। अब आपने कंफर्ट जोन तो समझ लिया, कंफर्ट जोन के अंदर ही एक और टॉपिक है जिसके बेसिस पे इनफैक्ट कंफर्ट जोन को डिवाइड किया गया है, दैट इज मैकआर्डल्स मैक्सिमम अलाउएबल स्वेट रेट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। तो अब मैकआर्डल्स जो था, उसने अपने साथियों के साथ मिलके, मैकआर्डल्स जो थे उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसानों पे हीट का एक्सपोजर दिया। हीट का एक्सपोजर दिया तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के तहत क्या होगा, जब आपको गर्मी लगेगी तो पसीना निकलेगा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि अगर आप लगातार 4 घंटे तक हीट का एक्सपोजर देते रहते हो इंसान को, तो करीब 4.5 लीटर स्वेटिंग बंदे को होगी। ठीक है, अगर आप नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देखा जाए तो हीट का एक्सपोजर जब होगा तो 4 घंटे तक करते रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा 4.5 लीटर पसीना निकलेगा। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला था।
फिर से बोल रहा हूँ, मैकआर्डल्स और उनके एसोसिएट्स ने क्या किया था, उन्होंने लोगों को बिठाया, बोला कि यहाँ बैठो। अब उसके बाद उन्होंने वो कमरे को अच्छा गर्म करना शुरू किया, एक्सपोजर ऑफ हीट दिया। तो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के तहत क्या हुआ, लोगों को खूब सारा पसीना निकला। अब मैक्सिमम कितना उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट से निकाला कि भैया अगर आप 4 घंटे एक्सपोजर देते हो हीट का, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4.5 लीटर पसीना निकलेगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया। अब इसके बेसिस पे उन्होंने कंफर्ट जोन को डिवाइड किया कि कितना पसीना निकलेगा, तब तक आप कहोगे कि हाँ भैया ये कंफर्ट जोन में है। उससे ज्यादा पसीना निकल रहा है तो आप कहोगे कि नहीं भैया अब गर्मी है, और बहुत ज्यादा निकल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी, कब कहोगे। तो दैट इज उन्होंने क्या निकाला, प्रिडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट। हमने कहा ना कि भैया उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 4 घंटे में कितना पसीना निकला, उसके बेसिस पे वो बताएंगे कि टेम्परेचर ठीक है कि ज्यादा है कि कंफर्ट है, वो बताएंगे। ठीक। तो अगर वैसे ही आप किसी बंदे को एक कमरे में बिठा दो, वहां के टेम्परेचर मेंटेन करके रखो, तो अगर वहां पे 1 से 3 लीटर 4 घंटे में अगर 1 से 3 लीटर ही पसीना निकला है बंदे को, तब आप बोलोगे कि हाँ भैया कंफर्ट जोन में है, कंफर्टेबल है, ज्यादा गर्मी नहीं है। 1 से 3 लीटर इज नॉर्मल, मतलब इससे ज्यादा निकलेगा तब पंगा होगा। 1 से 3 लीटर बस निकला है अगर 4 घंटे में, तो उस कमरे का टेम्परेचर कंफर्ट जोन के तहत आता है। ठीक है, 1 से 3 लीटर। अब मान लो 3 लीटर से ज्यादा निकलने लगे, तब क्या। अगर 3 से 4.5 लीटर तक निकलेगा, तब बोलोगे भैया गर्मी तो है लेकिन टॉलरेबल है, पर गर्मी तो है। देखो गर्मी तो है, टॉलरेबल है, पर गर्मी तो है। वहीं अगर 4.5 लीटर के ऊपर निकलने लगे पसीना 4 घंटे में, तब बोलोगे भैया इनटॉलरेबल गर्मी है, हमसे ना हो पा रहा है। ठीक। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जो मैकआर्डल्स और उनके एसोसिएट्स, तो उन्होंने कितनी वैल्यू रखी है कंफर्ट जोन की, 3 लीटर। कि भैया 3 लीटर तक निकलेगा तब तक आप कहोगे कि कंफर्ट जोन में है। अगर 3 लीटर से ऊपर पसीना निकल रहा है, तो आप बोल दोगे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुका है इंसान, मतलब कि उस कमरे का टेम्परेचर कंफर्ट जोन से ऊपर जा चुका है। समझ गए। तो ये था आपका मैकआर्डल्स मैक्सिमम अलाउएबल स्वेट रेट या प्रिडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट। इन नामों पे आपको कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो उसको याद रखना। ठीक। तो क्या याद किया हमने कि भैया 4 घंटे में अगर 1 से 3 लीटर ही पसीना निकल रहा है, तब तो आप कहोगे कंफर्ट जोन में ही है। वहीं 3 से 4.5 लीटर निकल रहा है, तब बोलोगे कि भैया अब तो थोड़ा सी गर्मी बढ़ गई है, टॉलरेबल है पर बढ़ गई है गर्मी। जबकि 4.5 लीटर से ऊपर निकलने लगा, तब बोलोगे कि भाई साहब बहुत गर्मी है, ना हो पा रहा है अब तो। ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके। तो ये था आपका मैकआर्डल्स मैक्सिमम अलाउएबल स्वेट रेट। अब एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडाइसेस या इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं थर्मल कंफर्ट के, कब कहोगे कि भैया कंफर्ट जोन में है कि नहीं है, या कैसे नापोगे कि वहां जो बंदा है वो कंफर्ट जोन में है कि नहीं, या कंडीशंस जो हैं वो कंफर्टेबल है कि नहीं। हमने पढ़ा था ना कि भैया कंफर्टेबल कंडीशन कब कहेंगे, जब इफेक्टिव टेम्परेचर इतना हो जाए तब। तो कब कहेंगे कि कंफर्टेबल है इंसान, कब कहेंगे कि कंफर्ट जोन में है, तो वो डिपेंड करता है वहां के वातावरण पे। वातावरण में कौन कौन सी चीजों पे, वातावरण में सबसे पहली चीज जो आती है ना, वो होती है एयर टेम्परेचर। कि भैया एयर टेम्परेचर वहां का कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि बंदा कंफर्टेबल है कि नहीं है। सबसे पहली चीज तो एयर टेम्परेचर आएगा। अब इसके ना बहुत सारी चीजें होती हैं एयर टेम्परेचर नापने के लिए। बहुत सारे अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, बहुत सारे हैं। हम अगर कुछ की बात करें थर्मामीटर्स की, तो फॉर एग्जांपल ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है, वेट बल्ब थर्मामीटर होता है, बहुत सारे थर्मामीटर्स होते हैं। ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स, 6 मैक्सिमम थर्मामीटर्स, सिल्वर थर्मामीटर्स, ये सारे थर्मामीटर्स हम देखेंगे आगे। हम जो टॉपिक करेंगे अगले वीडियोस में, उसमें हम एयर टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है। तो एक तो हो गया कि भैया एयर टेम्परेचर, एक इंडिकेटर जो हो गया। अगला इंडिकेटर कौन सा होता है, अगला इंडिकेटर एयर टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी अगर आप देख रहे हो, वो भी एक इंडिकेटर हो जाता है या इंडाइसिस हो जाता है। अब ये ह्यूमिडिटी नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको नापने के लिए हम स्लिंग उसको नापने के लिए हम स्लिंग साइकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
अभी स्लिंग साइकोमीटर क्या होता है ये भी हम आने वाले वीडियोस में अलग से डिस्कस करेंगे फोटोज के साथ कि भैया स्लिंग साइकोमीटर क्या होता है, या हाइग्रोमीटर क्या होता है, या आसमान साइक्रोमीटर क्या होता है। तो हम साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर्स क्या होते हैं वो सब देखेंगे आगे आने वाले जो वीडियोस है उसमें। अभी नाम एटलीस्ट याद रखो कि भैया थर्मल इंडाइसिस में एयर टेम्परेचर और सेकंड में एयर टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। अब थर्ड क्या है, थर्ड इंडाइसिस में आ जाएगा कूलिंग पावर ऑफ द एयर। अब ये कूलिंग पावर ऑफ द एयर कैसे नापते हैं? तो पहले में हमने क्या देखा था, पहले में हमने देखा था सिर्फ टेम्परेचर हवा का। सेकंड में हमने क्या देखा था, टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी देखी थी। थर्ड में क्या देखेंगे, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी प्लस एयर मूवमेंट की हवा कैसी चल रही है, उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि भैया कूलिंग पावर हवा का कितना है। मतलब हवा का तापमान कितना है, हवा की आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कितनी है, और हवा किस तरह से चल रही है। इन तीनों के बेसिस पे हम निकालते हैं कि कूलिंग पावर कितना है हवा का। किससे निकालते हैं, नाम के लिए भैया काटा थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, और पूरा का पूरा उसका एक फॉर्मूला है निकालने का, वो हम आगे आने वाले वीडियो में अलग से देखेंगे। अभी बस ये कि भैया कूलिंग पावर ऑफ एयर तीन चीजों से मिलकर बना होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट, इन तीन चीजों से। तो इसको याद रखना, ये एमसीक्यू और वाइवा में पूछा जाता है। अगर याद रखने की बात करें तो हम कैसे याद कर सकते हैं कूलिंग पावर को, कि कूलिंग पावर के तीन मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो भैया तुम्हारे घर में कूलिंग कौन करता है, तुम्हारे घर में कूलिंग करता है एसी। अब एसी किन चीजों को मेंटेन करके रखता है, वही तीन। एक तो टेम्परेचर मेंटेन करता है, दूसरा ह्यूमिडिटी ठीक करता है, तीसरा क्या करता है वो, एयर मूवमेंट होता है ना, कि भैया ब्लोअर उसका तेज कर दो धीमा कर दो। उसके अलावा ह्यूमिडिटी को पूरा खींच लेता है, पूरा ड्राई एयर छोड़ता है, ह्यूमिडिटी पूरी सोख लेता है, और टेम्परेचर भी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा छोड़ता है। तो ये तीनों ही चीज तो एसी आपका मेंटेन करता है। तो एसी आपके घर में कूलिंग करता है। तो कूलिंग पावर में मेन तीन चीजें, दैट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट। समझ गए? तो ऐसे याद कर सकते हो कूलिंग पावर। इसको हम आने वाले वीडियो में इसको भी अलग से समझेंगे कि भैया कूलिंग पावर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको किससे नापते हैं। अभी बस इतना, कूलिंग पावर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और काटा थर्मोमीटर से हम इसको नापते हैं। ठीक। ह्यूमिडिटी के लिए क्या था, ह्यूमिडिटी के लिए साइक्रोमीटर था, स्लिंग साइक्रोमीटर हो सकता है, आसमान साइक्रोमीटर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। एयर टेम्परेचर के लिए तो हमारे पास थर्मामीटर्स थे। ठीक। तो ये हो गए पहले तीन इंडाइसेस। पहले में सिर्फ एयर टेम्परेचर, दूसरे में एयर टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी, तीसरे में कूलिंग पावर दैट इज एयर टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी प्लस एयर मूवमेंट। ठीक। फिर आता है आपका इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है? इफेक्टिव टेम्परेचर तीनों वैल्यू को आप मिला लो, दैट इज टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर, हवा की ह्यूमिडिटी और इंटरनल एयर का मूवमेंट। ये तीनों चीजों को मिला के हम देखेंगे कि जो इंसान है वो कैसा फील कर रहा है, उसको सेंसेशन कैसी आ रही है, गर्मी की आ रही है, ठंडी की आ रही है। तो कैसा इंसान फील कर रहा है अपनी बॉडी में, वो होता है इफेक्टिव टेम्परेचर। समझे? तुम कभी भी, तुम फॉर एग्जांपल अपने फोन में ही कोई ऐप खोल लो जो टेम्परेचर बताती है आसपास का, एनवायरनमेंट का या तुम्हारे शहर का, तो उसमें ना टेम्परेचर लिखा रहता है और इफेक्टिव टेम्परेचर अलग से लिखा रहता है। इफेक्टिव टेम्परेचर का मतलब बाहर का वातावरण तो कहना चाहिए कि ठंड तो है पर 8 डिग्री है, मगर तुमको एक्चुअली में, क्योंकि हवा हवा भी चल रही होगी, तो एक्चुअली में जो ठंड लग रही है वो 6 डिग्री टाइप की ठंड चल रही है, बोलते हैं शीत लहर चल रही है। तो वो सब कुछ मिला के अगर देखोगे तो और ठंडा लगने लगेगा। दैट इज एक्चुअल में इफेक्टिव टेम्परेचर कितना है, वो हम कहते हैं। तीनों चीज पे निर्भर करता है, एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी और मूवमेंट ऑफ इंटरनल एयर। और फिर देखते हैं कैसा इंसान फील कर रहा है, वो होता है इफेक्टिव टेम्परेचर। समझ गए? तो याद रखना, इफेक्टिव टेम्परेचर में भी वही तीन चीजें आएंगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटरनल एयर। और इन तीनों के हम कॉम्बिनेशन के बाद निकालते हैं कि भैया इंसान एक्चुअल में कैसा फील कर रहा है, ठंडा फील कर रहा है, गर्म फील कर रहा है अपनी बॉडी पे। दैट इज इफेक्टिव टेम्परेचर।
ठीक। और सबसे आखिरी में आता है करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर। अब करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर में याद रखना 4 चीजों का इस्तेमाल होता है। पहला तो वही टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, सेकंड भी वही एयर ह्यूमिडिटी, तीसरा भी वही मूवमेंट ऑफ एयर, एयर वेलोसिटी, कितनी तेजी से हवा चल रही है, चौथा इंपॉर्टेंट होता है मीन रेडिएंट हीट। भैया रेडिएंट हीट कितनी निकल रही है आपके शरीर से बाहर, कितनी निकल रही है, ये रेडिएंट हीट कितनी है। अब ये रेडिएंट हीट को नापने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लोब थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि भैया ग्लोब थर्मामीटर क्या होता है, कैसा दिखता है। अभी सिर्फ नाम कि मीन रेडिएंट हीट के लिए ग्लोब थर्मामीटर का इस्तेमाल, कूलिंग पावर के लिए हम काटा थर्मामीटर का इस्तेमाल, ह्यूमिडिटी के लिए हम स्लिंग साइकोमीटर का इस्तेमाल, और एयर टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर। अभी बस इनके नाम बस याद कर लो, आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक। तो ये हो गए आपके थर्मल इंडाइसिस या थर्मल कंफर्ट के इंडाइसिस, जिससे आप कह सकते हो कि भैया कंफर्ट जोन में है कि नहीं। तो ये 5 के नाम याद रखना। पहला तो सिर्फ एयर टेम्परेचर, दूसरे में एयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तीसरे में एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट पूरा मिला के कूलिंग पावर, और चौथे में ये यही तीनों मगर कैसा फील कर रहा है, दैट इज इफेक्टिव टेम्परेचर, और पांचवे में करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर। इन तीन के अलावा मीन रेडिएंट हीट भी डाल दिया उसमें। ठीक। तो ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे में याद रहेगा आपको कि भाई एक एक स्टेप में एक एक चीजें बढ़ाते जाना है। ओके। तो ये हो गया आपका इंडाइसेस ऑफ थर्मल कंफर्ट। तो भाई इतनी चीजें आपको कंफर्ट जोन में पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें सवाल की, तो भाई साहब कंफर्ट जोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट ऑन कंफर्ट जोन, या फिर आपको वेरी शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि भैया मैक आर्डल्स मैक्सिमम अलाउेबल स्वेट रेट बता दो क्या होता है, या फिर आपसे वेरी शॉर्ट नोट पे बोल दिया जाता है कि भैया प्रिडिक्टेड 4 आवर्स स्वेट रेट क्या होता है ये बता दो। तो आपको बताते आना चाहिए कि भैया कंफर्ट जोन के तहत ये चीजें होती हैं। ये तो हो गया आपका थ्योरी का सवाल। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो पहली चीज तो सीधा सीधा भैया कंफर्ट जोन वाइवा में बता दो कि कंफर्ट जोन क्या होती है। सेकंड चीज कंफर्टेबल कंडीशंस किसको कहते हैं। एंड थर्ड चीज कि भैया डिस्कंफर्ट, अगर कंफर्टेबल बता रहे हो तो डिस्कंफर्ट भी बताओ कब कहेंगे। ठीक। फिर आपसे ये पूछा जाता है टेम्परेचर रेंज बता दो कि भैया कब कहेंगे कि इंसान कंफर्ट जोन में है या कंफर्टेबल है। तो ये आपको बताते आना चाहिए कि भैया कंफर्टेबल इन, अगर आपको एक याद रखना है तो मैं कहूंगा डिग्री सेंटीग्रेड को पहले याद रखो, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। फ़ारेनहीट में एज सच नहीं पूछते हैं, फ़ारेनहीट में मुख्यतः एमसीक्यूज आते हैं। वाइवा के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में पूछते हैं, तो ये याद रखना। ठीक। उसके बाद मैक्सिमम अलाउेबल स्वेट रेट पे वाइवा में पूछा जाता है क्या आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। तो आप बहुत समझाओगे कि हाँ भाई ये किया गया था। फिर अगला सवाल, कब कहेंगे कि इंसान कंफर्ट जोन में है प्रिडिक्टिव 4 आवर्स स्वेट रेट के हिसाब से। तो ये आपको बताते आना चाहिए कि कब कहेंगे कि कंफर्ट जोन में इंसान है। ठीक। फिर बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन कि थर्मल इंडाइसिस या थर्मल कंफर्ट के इंडाइसिस बता दो। तो एक एक चीजें बढ़ाते जाना। तो एयर टेम्परेचर, फिर ह्यूमिडिटी बढ़ा देना, फिर एयर मूवमेंट डाल देना, फिर बता देना कैसा फील, उसके बाद मीन रेडिएंट हीट बता देना। उसके अलावा वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया आप ये बताओ कूलिंग पावर किसको कहते हैं। तो ये तीनों चीजें होती हैं उसमें, ये सुनना चाहता है एग्जामिनर, एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट। और एक और वाइवा का, करेक्टेड इफेक्टिव टेम्परेचर में कौन सी एक चीज और जुड़ जाती है, दैट इज मीन रेडिएंट हीट। और वाइवा में पूछते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है। तो ये समझाते आना चाहिए, वही 3 चीजें हैं, लेकिन कैसा वो फील कर रहा है अपने शरीर पे, उस पर डिपेंड करता है इफेक्टिव टेम्परेचर। ठीक। तो ये तो हो गया आपके वाइवा के सवाल। अब अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट है हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो भाई एक एमसीक्यू तो ये कईयों बार आता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ कब कंफर्टेबल इंसान फील करेगा। और एक और एमसीक्यू कभी कभी आता है, ये मेनली तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही आता है, लेकिन एक्सेप्शंस पूछते हैं तो आपसे घुमा के पूछ लेते हैं, डिग्री फ़ारेनहीट में बताओ। तो उस पर भी आपको एमसीक्यू आता है। ठीक। उसके बाद आपको एक एमसीक्यू तो यही आता है कि भैया मैक्सिमम मैकआर्डल्स मैक्सिमम अलाउेबल स्वेट रेट में क्या निकाला गया था। तो उन्होंने 4.5 लीटर 4 घंटे में कितना आ, पसीना निकलेगा ये निकाला था कि भैया 4 घंटे में 4.5 लीटर, ये उनके एक्सपेरिमेंट से आया था कि अगर एक्सपोजर देते हैं।
सेकंड, उन्होंने इस टेबल पे सवाल पूछ लेते हैं, तो एक एमसीक्यू तो ये आया है कि भैया 4.5 लीटर से ऊपर अगर आएगा निकलेगा पसीना तो क्या कहेंगे, तो इनटॉलरेबल कंडीशन है ये कहेंगे। हालांकि एक एमसीक्यू इस पे आ सकता है कि भैया कितने लीटर, तो 1 से 3 लीटर तक निकल रहा है तब तक कहेंगे कि कंफर्टेबल है। और एक एमसीक्यू इस पे आ सकता है कि कितनी अपर लिमिट रखी गई है मैकआर्डल्स मैक्सिमम अलाउएबल स्वेट रेट के तहत कि तब तक कंफर्ट जोन में रहेगा, तो दैट इज 3 अपर लिमिट रखी गई है। ठीक, तो इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू एक इस पे कईयों बार आया है, दैट इज कूलिंग पावर ऑफ एयर पे कईयों बार एमसीक्यू आया है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, तो दैट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट। इस पे कईयों बार एमसीक्यू आया है, तो ये याद रखना। हालांकि आने वाले वीडियो में हम एयर टेम्परेचर पे अलग से बनाएंगे, ह्यूमिडिटी पे अलग से बनाएंगे, कूलिंग पावर पे अलग से वीडियो बनाएंगे और उनके इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज करते हैं पिक्चर्स के साथ उनको समझेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको कंफर्ट जोन और उसके अंदर मैकआर्डल्स मैक्सिमम अलाउएबल स्वेट रेट या फिर प्रिडिक्टेड 4 आवर स्वेट रेट के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।